तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? तो जल्दी जल्दी से आ जाइए, बात को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सीरीज की जो श्रृंखला है निर्माण आईएएस द्वारा, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आगे वाले चैप्टरों को कंप्लीट करते हैं। तो कौन कौन आगे भाई? आदित्य जी, अंकित, नागिन, कमला, हैरिस, टिंकू, शिवानी, सबको नमस्कार, सबको गुड आफ्टरनून। पूनम, ठीक। नीर शाह सर प्लीज मुकेश कुमार भाई को अनब्लॉक कर दीजिए। ठीक ठीक, चलो भाई। तो नागिन, नेवले, सब लोग पढ़ना शुरू करो। तो आओ बात को आगे बढ़ाते हैं और आज चैप्टर शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में आज है कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इस चैप्टर में आज है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर का नाम है एसिड, बेस और साल्ट। एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। बहुत आसान सा चैप्टर है और इसको तुरंत कंप्लीट करते हैं। आज 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज 3 चैप्टर है और बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और मजेदार चैप्टर है, सवाल आने वाले चैप्टर है। तो आइए पढ़ते हैं। एसिड, अम्ल, किसे अम्ल कहेंगे? हम साधारण भाषा में किसे अम्ल कहेंगे? तो कहा जाता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। चखो और कैसे निकल जाए? खट्टे। तो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो वो सारी चीजें जो खट्टी होती हैं अपने आप में क्या होती हैं? एसिड होती हैं, अम्ल होता है। ठीक। दूसरी चीज क्षार, बेस, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। जीभ पर रखो और मुंह बनाने लगा, मूड खराब हो गया, तो समझ लो आपने जो पदार्थ खाया उसमें क्षार है, विष है। तो जो खट्टा वो अम्ल, जो कड़वा वो क्षार या बेस। 2 चीजें परिभाषाएं समझ गए? ठीक। अब बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखते हैं कुछ अम्ल के उदाहरण हैं। ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी ने दिया है इसीलिए वहीं से पूछे जाते हैं। यूपीएससी में इसे 3 बार मिलान करा के पूछा गया है। विभिन्न स्टेट सर्विस में पूछा जाता है। ठीक। विभिन्न प्रकार के किसी भी एग्जाम में इससे आते हैं कि नेचुरल अम्ल कौन कौन कहां कहां पाए जाते हैं। तो एसिटिक अम्ल, जो सिरका होता है, आप लोग घरों में खाते होते, विंजर, सिरका, जहां भी सिरका है वो अपने आप में क्या है? एसिटिक अम्ल है। ठीक। तो एसिटिक अम्ल ये नेचुरल अम्ल के उदाहरण है। तो एसिटिक अम्ल कहां पाया जाएगा? सिरके में। एक होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। चींटी का डंक, चींटी जो डंक मारती है, हमको चींटी मारती है ना, और तुरंत जलन होना शुरू हो जाता है। तो वो जलन क्यों होता है? ऐसा बात नहीं है कि चींटी का जो सूंड है वो बहुत चौड़ा है, घाव कर देता है। घाव से नहीं जलन होता। होता क्या है कि चींटी जब डंक मारती है तो वह अपना फार्मिक एसिड गिरा देती है हमारी त्वचा में, और हमारा तो फार्मिक एसिड हमारी त्वचा की सेल्स के साथ रिएक्शन करने लगता है और हमको जलन होती है। जो लाल लाल वाली चींटी होती है ना, पेड़ों पर रहती है, बरसात में लाल लाल वाले पेड़ों के पत्तियों के बीच, उसमें फॉर्मिक एसिड बहुत अधिक होता है। मैं एक बार गया था ट्राइबल क्षेत्र में, उसकी चटनी बना के लोग खाते हैं। उस जो लाल वाली चींटी होती है उसे ट्राइबल लोग चटनी बना देते हैं और चटनी बना के खाते हैं। स्वादिष्ट लगता है, खट्टा खट्टा लगता है। ठीक। उधर छत्तीसगढ़ इत्यादि में उसे चापड़ा की चटनी बोलते हैं। कई मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चींटी का जो डंक है उसमें भी क्या है? उस चींटी के डंक में भी है एक अम्ल जिसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। कभी चख करके चींटी को देख लेना, खट्टी लगेगी। सिट्रिक एसिड, जितने भी नींबू फैमिली के फल हैं, नींबू, संतरा जो फल हैं, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक। नींबू फैमिली, संतरा, नींबू, कीनो, जो भी नींबू फैमिली के फल है उसमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड, दही में, दूध से दही का जमना और कुछ नहीं है। ठीक।
लैक्टिक एसिड का ही बनना है। तो दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। वैसे होता है एक ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है पालक के साग में। कहता है डॉक्टर ना हरी पालक की पत्तेदार सब्जियां खाओ, क्यों? क्योंकि उसमें आयरन के साथ ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एस्कॉर्बिक एसिड, इसको विटामिन सी भी कहते हैं। आप लोगों को जब आगे क्लास में पढ़ाएंगे विटामिन, तो विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और यह विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और खट्टे फलों में पाया जाता है। यह अम्ल नहीं विटामिन है, कैरेक्टर अम्ल का दर्शाता है, इसलिए नाम रख दिया गया है। ठीक, बार बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को अम्ल कहते हैं, तो विटामिन सी। एक है टार्टरिक एसिड, इमली, अंगूर और कच्चे आम में भारी मात्रा में पाया जाता है। कच्चे आम का सीजन शुरू होने वाला है, तो ढेर सारे कच्चे आम को खाओ आप लोग तोड़ तोड़ करके, और टार्टरिक एसिड ले लो। ये है कुछ अम्ल के उदाहरण जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वैसे ही कुछ उदाहरण क्षार के हैं, ठीक, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह जो बेश है, यह जो क्षार है, वह पाया कहाँ जाता है। तो देख लो, एक क्षार है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है चूने का पानी में पाया जाता है। पनेरी जो चूना लगाता है ना, तो चूने भिगो के रखता है, तो चूने के पानी में एक प्रकार का क्षार पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह सोडियम, इसे कहते हैं सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम और पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड है वह साबुन में पाया जाता है, नहाने वाले साबुन में। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह भी एक क्षार है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, दूधिया मैग्नीशियम में पाया जाता है। एक मैग्नीशियम होता है जो व्हाइट कलर का दिखता है, जिसे हिंदी में दूधिया मैग्नीशियम, अंग्रेजी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उसमें ये पाया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण रहे पहले अम्ल के, कुछ उदाहरण रहे क्षार के। आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है ठीक कि यह अम्ल कहाँ पाया जाता है और यह क्षार कहाँ पाया जाता है। यह एक सीरीज है जिसको याद रखना है। तो क्लियर हो रही है बातें? ठीक, दुर्गेश पांडे, अंकित राय, अंकित 789, ठीक, तेजस चौधरी, आदित्य वर्मा, नाग नागिन, कमला बुआ, दिव्या सिंह, ठीक, चलो ठीक है, नीरसा, सोनिसिस। तो क्लियर हो गया भाई लोग? जरा मुझे बताओ, एसिड, बेस, ये बातें क्लियर हो गई? यहां से हमने बात की अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। यह उदाहरण कुछ प्राकृतिक अम्लों का रहा। ठीक, हमने समझाया सिरका क्या है, चीटी का डंक क्या है, सिट्रिक एसिड में क्या मिलता है, ये रहा। और अगली बात ये रहा कुछ क्षार के। इसके बाद हमने ये बताया क्षार के उदाहरण, बेस के उदाहरण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि हमने कह दिया कि ठीक है भाई, जो अम्ल होगा वो खट्टा होगा, जो क्षार होगा वो कड़वा होगा। तो क्या अम्ल और क्षार, कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, इसके टेस्ट की एक पहचान है, केवल चख के पहचान करें। तो आप किसी दुकान पर जाओगे, कोई केमिकल वाला, अब चींटी में कौन सा अम्ल होता है खा के पहचान करोगे। जो शाकाहारी आदमी वो चींटी चूटा ना खाता, उसका क्या होगा? सब कोई चींटी तो खाएगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने पहले पढ़ा वो स्वाद के आधार पर पहचान करते हैं, लेकिन हर चीज स्वाद के आधार पर तो पहचानोगे नहीं। पता चला अम्ल पहचान रहे हो, किसी ने क्षार कहेगा क्षार है, जहर खिला दिया। कोई पदार्थ जहरीला भी हो सकता है। यानी चख के पहचानना तो बात ठीक है, ये तो सवाल ये है कि आप चख के पहचान नहीं सकते हो, रिस्क नहीं ले सकते हो शरीर के साथ, चलो जो ही मिला चखते चले, कोई जहरीला भी होगा। तो बात ये उठी पहचाना कैसे जाए, कैसे अम्लों और क्षार को पहचाना जाए। तो यहीं से सवाल आया इंडिकेटर्स का, सूचक का, कि हम कुछ इंडिकेटर चुन लेते हैं जो बताएंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। समझना बात को। तो अर्थात जो इंडिकेटर हैं, जो सूचक हैं, यह बताते हैं कि कोई पदार्थ एसिड है या बेस है। इसका पहचान इन्हीं इंडिकेटर से किया जाता है। तो जब भी बात आए कि इंडिकेटर किसे कहते हैं, तो इंडिकेटर और कुछ नहीं, जो वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं उसे इंडिकेटर कहते हैं। यह जो इंडिकेटर है यह दो प्रकार का होता है, नेचुरल
और आर्टिफिशियल। ठीक, कृत्रिम और प्राकृतिक। यह जो कृत्रिम है इसे हम लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं। ठीक, तो यहां कहानी हम कृत्रिम की नहीं करेंगे, यहां हम कहानी करेंगे प्राकृतिक सूचकों की। हमारे प्रकृति में कई ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। अब कहोगा कैसे? तो जो नेचुरल इंडिकेटर से अगर हम देखें, ठीक, तो तीन जो कॉमन चीजें हैं हमारी प्रकृति में हमें प्राप्त होती हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, गुड़हल का फूल जो आप लोग देखते होंगे ना, ये तीनों के तीनों प्राकृतिक सूचक हैं। तो सवाल पूछ दिया गया है स्टेट पीसीएस में कि निम्नलिखित में से कौन इंडिकेटर का काम करता है? ऑप्शन ए लिटमस, दूसरा हल्दी, तीसरा गुड़हल। अब कहोगे ये लिटमस क्या होता है? देखो, लिटमस और कुछ नहीं, याद करो हम एक पौधा बताए थे आप लोगों को, लाइकेन का। एक पौधा बताए थे ना, लाइकेन का, और इस पौधे को हमने कहा था यह लाइकेन है। अभी पिछली क्लास में बताया था, और बताया था जब हम पढ़ा रहे थे, इसी 7वीं एनसीईआरटी शुरू कर किए थे, तो कई प्रकार के पौधे बताए थे। ठीक, पैरासाइट प्लांट बताया था, सेप्रोफाइट प्लांट बताया था जो सड़े गले पर रहते थे, एक सिम्बायोसिस प्लांट बताया था, सहजीवन का उदाहरण बताया था। ठीक, सिम्बायोसिस प्लांट बताया था, सिम्बायोसिस प्लांट बताया था, सहजीवी पौधा बताया था। ठीक, सहजीवी पौधा बताया था, और यह भी बताया था कि यह जो सहजीवी पौधा है इसे कहते हैं लाइकेन। इसका ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है वो एल्गी का बना होता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है वो फंजाई का बना होता है। पहले ही बताए थे क्यों बना होता है, क्या करता है, एल्गी क्या करता है, फंजाई क्या करता है। ठीक, वो तो बात रही। यह जो लाइकेन का पौधा है यह बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या करते हैं, लाइकेन का पौधा उखाड़ेंगे, इसे सुखाएंगे, और सुखा करके इसे पाउडर फॉर्म में बता देंगे। यानी इस पौधे को हमने क्या किया, सुखाया, उखाड़ करके सुखाया, और सुखा करके इसका क्या बना दिया, पाउडर बना दिया। और इस पाउडर को कागज, ये कागज लेते हैं, और इसी कागज पर इस पाउडर को हम क्या करते हैं, चिपका देते हैं। तो इस पाउडर को इस कागज पर चिपका दिए। ठीक, यह बन गया, चिपका दिए। ठीक, कागज पर चिपका दिए। यही कागज अब कहलाएगा लिटमस पेपर, यही कहलाएगा लिटमस पेपर। यानी लिटमस किसके बना होता है? तो लिटमस बना होता है, किसका बन रहा है, फाइनली ये किसका बना है, लाइकेन का। अब इस लिटमस पेपर पर मान लो हमें, ठीक, अब इस लिटमस पेपर पर हम डाल दिए क्या, एसिड। ठीक, तो यह अपना कलर बदलेगा। समझ में आ गई बात? फिर हम दोबारा डाल दिए क्या, बेस, तो फिर यह अपना कलर बदलेगा। तो कलर के आधार पर हम पहचानते हैं। तो क्या पहचानते हैं? तो देखो, अभी मैं आपको लेकर के आता हूं। तो पहचानते ये हैं कि इसका अपना कलर पर्पल होता है। मान लो ये लिटमस पेपर बना दिए और अपना कलर इसका क्या हो गया, पर्पल हो गया। अब यह हो गया, मान लो यह पर्पल कलर है, यह पर्पल हो गया। ठीक, यह पर्पल कलर का हो गया। यानी इस लिटमस पर हमने क्या किया, कागज पर ही लाइकेन को पाउडर बना करके चिपका दिया। अब किसी पदार्थ को टेस्ट करना है कि वह क्या है, तो कोई पदार्थ इस पर डालो, 4 बूंद गिराओ। समझ में आ गई बात? अगर 4 बूंद गिराए तो यहां गिर रहा है, 4 बूंद यहां गिराए। ठीक, और जो यहां 4 बूंद गिराओगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इतना दूर का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जो इसका कलर रेड हो जाएगा हम कह देंगे यह एसिड है, यह अम्ल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो लिटमस पेपर से क्रिया कराने पर, लिटमस पेपर पर गिराने पर लिटमस पेपर का रंग लाल कर देते हैं, पर्पल से इतना दूर क्या, ये सब पर्पल ही रहेगा, इतना दूर क्या हो गया, लाल हो गया। तो वह पदार्थ क्या है, अम्ल है। तो अम्ल की पहचान समझ गए, वह पदार्थ क्या है, अम्ल है। अब मान लो, ठीक, कि या ऐसे ही है, कोई पदार्थ लिए फिर यहां गिराए,
या बेचारा लिटमस अपना पर्पल कलर का है। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, यहां जो गिराए चारों तरफ क्या है, यह पर्पल कलर है। लेकिन जो हम गिराते हैं देखते हैं, अगर इस बीच का हिस्सा क्या हो गया, ब्लू हो गया, नीला हो गया, जो इसका नीला हो गया, तो हम कह देंगे ये कुछ नहीं, यह बेस है। यह क्या है, बेस है। यह है एसिड और बेस की पहचान, और इसे ही कहते हैं लिटमस टेस्ट रिएक्शन। बार बार यह सवाल पूछा जाता है, तो यहां से 3 बातें याद रखना। लिटमस और कुछ नहीं है, यह लिटमस है, नाम रखे हैं, यह लाइकेन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तो यह लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन को उखाड़ेंगे, काई जैसा छोटा छोटा होता है, सुखा करके पाउडर बना देंगे और एक कागज पर चिपका देंगे। जब लिटमस को कागज पर चिपकाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस पर गिराएंगे क्या, अम्ल। अम्ल गिराए रहे हैं, तो जहां गिराए, यहां 4 बूंद गिराए, वहीं पर लाल हो जाएगा। हमको पता नहीं है ये अम्ल है, सॉरी हमको नहीं पता है अम्ल है, हमको किसी ने 2 बॉटल में भर के दे दिया कि भाई साहब ये ले लीजिए, आप टेस्ट करके बताइए ये कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो मान लो हमने पहला वाला लिया और इस पर 2 बूंद गिराया, जहां गिराया वो क्या हो गया, लाल हो गया। जो वो लाल हो गया, हमने कहा भाई साहब पहचान इसकी क्या हो गई कि यह एसिड है। फिर कहेगा आप दूसरा भी टेस्ट कर लीजिए, तो दूसरे पर भी 4 बूंद गिराया, जो जहां गिराया पर्पल कलर का स्पॉट किस में बदल गया, ब्लू में बदल गया। तो हम कहेंगे भाई साहब ये क्या है, यह बेस है। समझ में आ गई बात, तुसी को बात, यानी अम्ल में मिलाने पर यह रेड हो जाता है, ठीक, और क्षार में मिलाने पर यह नीला हो जाता है। यह पहचान है, यह कहानी है लिटमस पेपर की, ठीक। क्लियर हो गई बात, बताओ भाई लोग, बताओ सारे लोग, क्लियर हो गया। मैं आप लोगों की बातें भी पढ़ लूं थोड़ा सा। कौन चटोरा है, चटोरे भी आ गए, ठीक ठीक। तो चल भाई लोग, ठीक है, याद हो गया। जल्दी जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में, लिख नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक। याद हो गया, जितना पढ़ा है उतना याद हो गया, बोलो क्लियर, ठीक। बोल जतिन, कविता, सोनी, नागिन, टिंकू, बोलो बोलो, ठीक। अच्छा, नकुल कर रहा सर बुद्ध हो आप, चल भाई मुझे बुद्ध बुद्ध कुछ भी बना दे, सांप नेवला मत बनाना, वो तुम ही लोग बने रहना। तो चलो आ जाओ, ठीक। अब अभी कटोरा भी आएगा, कटोरी, कटोरी को याद हो गया, चल कटोरी कटोरा थाली अभी सर, ठीक। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी ये है, आगे की कहानी, अब वैसे ही गुड़हल, बड़ा प्यारा सा फूल होता है गुड़हल, ठीक। गुड़हल का फूल देखे ही होगे, यूज भी किए होगे, नवरात्र में माता जी को चढ़ाते हैं, दुर्गा मैया को, ठीक। अच्छा, सबका बटा हुआ है, गुड़हल मतलब दुर्गा मैया को चढ़ा दिए, और गुलाब मतलब फरवरी का महीना बीता है गुलाब वाला। समझ में आ गई बात ना। तो सबका अपना अपना यूज है। एक हमारे भोले ही बाबा है, केवल धतूरा उतूरा से अपना संतोष कर लेते हैं, बहुत फूल उल नहीं चाहिए, कुछ जंगली वंगली उठा करके चढ़ा दो, ठीक। तो आ जाओ भाई, तो गुड़हल, अब गुड़हल में भी क्या करते हैं, गुड़हल का भी पाउडर बना लिए, कागज पर चिपका दिए, ठीक, या वैसे ही सुखा करके पाउडर बना लिए। अब कोई व्यक्ति 2 लिक्विड दे दिया, 2 कटोरी में, कटोरी आई भी अपनी है अपने क्लास में, मान लो कटोरी को कोई 2 लिक्विड दे दिया। अब कटोरी ने हाथ में अपने ले लिया, समझ में आ गई बात। होगा क्या, अब उसे टेस्ट करना है कि एसिड है बेस, तो उस लिक्विड में, लिक्विड है, ठीक, ये अपनी कटोरी है, इसमें लिक्विड है। अब इसको टेस्ट करना है कि यह क्या है, एसिड है या बेस, ठीक। तो जब कोई मिलाओगे और इस लिक्विड का कलर यदि गुलाबी हो जाए, क्या हो जाए, गुलाबी हो जाए, तो क्या है, एसिड है, ठीक।
यानी किसी लिक्विड में गुड़हल का पाउडर मिला दो, कलर गुलाबी हो जाए तो क्या है? एसिड हो, ठीक। और वहीं मान लो कोई लिक्विड है और उसमें इस गुड़हल को मिलाओ और कलर क्या हो जाए? हरा हो जाए। तो जब हरा हो जाएगा तो क्या है? यह बेस है। समझ में आ गई बात? यानी कटोरी को 2 कटोरी दे दिए और कहे कटोरी तुम टेस्ट करो, तो उसने एक में मिलाया तो क्या हो गया? गुलाबी हो गया। तो गुलाबी हो गया तो वह क्या होगा? एसिड हो जाएगा। दूसरे में मिलाया, हरा हो गया, तो हरा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो यह 2 एग्जाम्पल से आपने इंडिकेटर को समझा। क्लियर हो गई बात? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ दैनिक जीवन में घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं का इस एसिड बेस रिएक्शन से कुछ न कुछ लेना देना है। तो देखते हैं क्या होता है। समझना घटनाएं क्या होती हैं। देखो, एक घटना होती है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, ठीक। ये क्या होता है? देखो, उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होता है समझाता हूं। कोई ले लिए एसिड, कोई भी दुनिया का कोई एसिड ले लिए, ठीक, और इसमें मिला दिए बेस, कोई क्षार मिला दिए, ठीक। तो ये ना मान लो या इसमें भर दिए क्या? इतना क्या भरे हैं? एसिड भरे हैं। और इसमें ही मिला दिए क्या? पुनः ऊपर से डाल दिए क्या? बेस। तो न तो यह एसिड रह पाएगा और न तो यह बेस हो पाएगा, ठीक। हालचाल चोखा सर जी, प्रिंस, हाँ बहुत बढ़िया हालचाल है, ठीक। अब देखो, यानी किसी एसिड में जब बेस को मिला देते हैं तो न एसिड रह जाता है न बेस रह जाता है। तो रहता क्या है? तो होता क्या है? किसी भी एसिड में जब बेस को मिला देते हैं तो बन जाता है वो क्या? वो बन जाता है साल्ट। क्या बन जाएगा? साल्ट प्लस पानी निकलेगा, वाटर निकलेगा, और इससे हीट जो उष्मा होती है वो रिलीज होती है। यानी ऐसे ले लो, ये ठंडा है, एसिड है, ऊपर से कोई बेस मिला दो, बेस मिला दो, तो यहां क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा, प्लस इसके ऊपर पानी निकल आएगा, प्लस क्या बन जाएगा? पानी निकल आएगा, प्लस यह बीकर, यह बर्तन क्या हो जाएगा? यह गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या रिलीज हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। इसी के पूरे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसी पूरे के पूरे रिएक्शन को हम उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसी को हम बात को आपको समझा रहे हैं कि जब हम अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। इसमें साल्ट बनता है और जल निर्मित होता है, साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है, बर्तन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसको हमने एक रिएक्शन से दिखाया, एसिड बेस साल्ट वाटर हीट। यह एक रिएक्शन है, एसिड में बेस मिला है, साल्ट निकला, वाटर निकला और हीट निकला। एक एग्जाम्पल दिया, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एसिड है। इसमें एक क्षार मिला दिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, तो बना क्या? ठीक। अब देखो, यह Na इस Cl से जुड़ जाएगा, यह दोनों है, तो यह Na इस Cl से जुड़ जाएगा, NaCl, यानी बन क्या गया? NaCl। इसे क्या कहते हैं? साल्ट, खाने वाला नमक मिल गया। यहां हम क्या कह रहे थे? साल्ट बनता है। H2O, यह जो H बचा और यह जो OH बचा, तो एक H 2 H हो गया, H2 हो गया, एक वो बचा, यह क्या हो गया? पानी। पानी रिलीज हो गया, पानी बन गया, प्लस बर्तन गर्म हो जाएगा, यानी हीट रिलीज होती है। तो अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बदले में जो प्राप्त होता है वो साल्ट होता है, वाटर होता है और हीट रिलीज होती है। इसी क्रिया को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। अब हमको देखना है, ठीक, कि हमारे सामान्य जीवन में एनसीईआरटी कहती है कि हमारे सामान्य जीवन में कुछ उदासीनीकरण की घटनाएं होती हैं, कुछ न्यूट्रलाइजेशन की घटनाएं होती हैं। तो क्या क्या घटना होती है भाई, इसको देखते हैं, समझते हैं। तो देखो,
हमारे एक घटना होते हैं इनडाइजेशन, जिसे अपच कहते हैं। ठीक, इनडाइजेशन, खट्टी खट्टी डकार आने लगती है, कभी कभी आप लोगों को होता होगा। ठीक ठीक, NaCl का नेम क्या है सर दी? प्रतीक टंडन पूछ रहे हैं। सोडियम क्लोराइड। NaCl का नेम है सोडियम क्लोराइड। जो नमक खाते हो, नमक खाता है। ठीक, समझ में आ गई बात? पूनम क्या बोल रही है? ठीक ठीक, चल गुड आफ्टरनून सब पढ़ ले। ठीक, क्लियर हो गया? अब आ जाओ इनडाइजेशन। कभी कि आप लोग देखते हो ना, खाना खाता कहोगे पचा नहीं है, शाम का खाना कैसे खाएंगे? जब हम भोज ओज में कहीं जाते हैं, ठीक, तो कहते हैं इनडाइजेशन हो गया, खट्टी खट्टी डकार आ रही है। तो होता क्या है? तो देखो होता क्या है। पिछली कहानी हमने आपको समझाया था ना, याद करो। ये बनाया था, ये क्या बनाया था हमने? यह बनाया था हमने स्टमक ऐसे, उसके नीचे बनाया था पैंक्रियाज, फिर ऐसे छोटी आंत, फिर ऐसे यहाँ हमने बना दिया था लीवर। ठीक, और इसको कहा था ये ड्यूडिनियम है या छोटी आंत। ऐसे ऐसे जाके बड़ी आंत में मिल गया था, यह मासा ये बड़ी आंत में मिल गया था। ठीक, इसे हमने कहा था कि यह जो है हमारा स्टमक है, कहा था ना। और यह भी कहा था कि जब हमारे इस स्टमक में क्या आता है, फूड हमने खाया तो यहाँ छोटा छोटा टुकड़ा में बचा और भोजन हमारा यहाँ आता है, बताया था ना। ठीक, और यह भी बताया था कि जब हमारा भोजन यहाँ पहुँचता है तो ये जो स्टमक की दीवारें होती हैं लिक्विड सीक्रेट करने लगती हैं, अम्ल सीक्रेट करने लगती हैं। यानी क्या निकालती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है स्टमक में? दो काम करता है। पहला काम, यह भोजन को एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है। और दूसरा काम, बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। दो काम करता है। अब मान लो कभी हमने खाना कम खाया, अम्ल ज्यादा निकल गया। और जब अम्ल ज्यादा निकल जाएगा तो क्या होगा? पूरे के हमारे भोजन में पूरा का पूरा भोजन हमारा अम्लीय हो जाएगा। अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और जब भोजन अम्लीय हो जाएगा तो पूरे के पूरे शरीर में हमारे इस पूरे के पूरे डाइजेशन सिस्टम जो हमारा होगा एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और हमने ये भी बताया था कि यहां तो एसिडिक चाहिए, लेकिन यहां जब एसिडिक रहेगा तो पचेगा नहीं। हमने कहा था कि जब भोजन यहां आता है तो यहां से लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है। ठीक, पित्त रस निकलता है और यहां गिरता है। वो क्या करता है? इस भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने रिएक्शन होते हैं इस क्षारीय माध्यम में ही होते हैं, बेसिक माध्यम में ही होते हैं। लेकिन अम्ल ज्यादा हो गया है और तभी ये पचते हैं। तो मान लो अम्ल ज्यादा हो गया है तो उसी हिसाब से बाइल जूस निकलना चाहिए, तो निकलेगा नहीं। यानी यहां आकर के भोजन हमारा क्षारीय ना होकर के अम्लीय ही रह जाता है। और जब अम्लीय हो जाएगा तो यहां पैंक्रियाज से, लीवर से जो हार्मोन निकलते, ठीक, जो अन्य चीजें निकलती हैं, जो जूस निकलते हैं, इंटेस्टिनल जूस इत्यादि निकलते हैं, इसका डाइजेशन नहीं कर पाएंगे। यानी भोजन का नो डाइजेशन। और जब नो डाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा? लगेगा कि सुबह ही खाना खाए थे, पेट भरा हुआ है, और पेट में क्या है? अम्ल है, तो खट्टी खट्टी डकार आएगी। समझ में आ गई बात? तो अब मान लो भोजन अम्लीय हो गया है तो कर, और जब ये होता है तो इसे ही कहते हैं इनडाइजेशन। नो डाइजेशन को ही हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? इनडाइजेशन। अपच हो गया, भोजन नहीं पचा। तो अब इस भोजन को पचाना हो तो क्या करना होगा? अम्ल ज्यादा है, क्षार खिला दो। और जो क्षार खिला दोगे, क्षार यहां पहुंचेगा और इस पूरे के पूरे भोजन को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर इससे बाद रिएक्शन होगा और ये सारे भोजन को पचा देंगे। समझ में आ गई बात? तो उदासीनीकरण की जो सबसे बेहतर प्रक्रिया होती है हमारे कॉमन लाइफ में, जो एग्जाम होता है, पहला उपयोग यही होता है कि जब हमें इनडाइजेशन होता है, अपच होता है, तो देखते हैं इस इनडाइजेशन की कहानी क्या है। तो वही कहानी है कि जब स्टमक से, आमाशय से HCl का स्राव अधिक होने लगता है तो इनडाइजेशन हो जाता है। समझ गए? तो क्षार खिलाना पड़ेगा। तो डॉक्टर
आपके पास जाएंगे तो डॉक्टर दवा दे देता है, और जो दवा देता है और कुछ नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह एक प्रकार का विष होता है। एक टैबलेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की खाएंगे, थोड़ी देर बाद खट्टी डकारें बंद आएंगी, धीरे धीरे भोजन का डाइजेशन होगा, पेट की गैस कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? मानव के उपयोग में आने वाला एक क्षार है जो इनडाइजेशन का इलाज करता है। समझ में आ गई बात? और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जाएगा, इनडाइजेशन का इलाज करेगा, तो और कुछ नहीं कर रहा है, वह उदासीनीकरण की, न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया कर रहा है, और यह हमारे आपके कॉमन लाइफ में डेली होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? हाँ, इनो इनो वही उसमें यही होता है। ठीक। हाँ, जो बाइडन गुड आफ्टरनून। जो बाइडन भाई गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, तो भारत वाले हम लोग नमस्कार बोलेंगे। तो जो बाइडन को भी नमस्कार, अमेरिका को भी नमस्कार, कमला हैरिस भी आ गई। अच्छा, ठीक। तो चल, ठीक, क्लियर हो गया? तो चलो भाई लोग, तो कॉमन लाइफ में इनडाइजेशन का उदाहरण देख लिए। अब अगला बात, एंटीबाइट, चींटी का डंक। चींटी काटती है ना, तो चींटी काटती है तो क्या करती है? हमारी त्वचा में अपना अम्ल त्वचा में डाल देती है। तो कौन सा अम्ल डालेगी? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और जब फॉर्मिक एसिड डालेगी तो हमारी त्वचा में क्या होता है? जलन होने लगता है। तो इसका इलाज क्या किया जाता है? जो खाने का सोडा होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, खाने का सोडा। आप दुकान पर जाओगे ना, खाने का सोडा मानते हो, बेसन में डाल करके बढ़िया कुरकुरी पकौड़ियाँ बनती है, समोसा बनता है उससे। तो खाने का सोडा कई जगह यूज किया जाता है। तो कभी चींटी काटे तो याद रख लेना, ठीक। खाने का सोडा किचन से निकालो, लेप बना करके लगा लो, और तुरंत वो खाने का सोडा आपके चींटी से जो जलन हो रहा है उससे समाप्त। यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, ठीक ना। हम चींटी चूटा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। जो सवाल पूछा गया 7वीं के एनसीईआरटी में वो पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये मत सोचना कि आज गुरुजी चींटी चूटा पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो चींटी की चटनी भी बनती है, लाल वाली चींटी की। वो रेसिपी किसी और दिन बताएंगे, ठीक ना। ठीक। कौन है ये? क्या लोग लिख रहे हो? संध्या यादव प्लीज कौन अनब्लॉक कर दो, क्या कर दो, ठीक। भाई देखो, मैं किसी को ब्लॉक अनब्लॉक नहीं करता हूं, ये हमारी टेक्निकल टीम करती है। क्या है सब मुझे नहीं पता। पनियल जी हो? तो समझ गया भाई लोग? तो चींटी काटे तो खाने का सोडा लगाओ, ठीक। तो क्या करेगा? चींटी ने अपना फॉर्मिक एसिड डाला, तुम बेस डाल दो, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। वैसे ही एक किया जाता है, ठीक, सॉइल ट्रीटमेंट, मृदा उपचार। ये आजकल बहुत हो रहा है, और इवन भारत सरकार तो 10-10 किलो दे रही है। तो इसमें होता क्या है? तो देखो, हम लोग दिन प्रतिदिन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारे खेत हैं, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक। और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर हम खेत में डाल रहे हैं, यूरिया खाद डाल रहे हैं, केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, तो आवश्यकता से अधिक केमिकल फर्टिलाइजर हमारे इस खेत में 2-3 प्रकार का रिएक्शन कर देते हैं। या तो मिट्टी को अम्लीय बना देंगे, एसिडिक बना देंगे, और या तो मिट्टी को क्षारीय बना देंगे। समझ में आ गई बात? ज्यादा मिट्टी का अम्लीय होना भी खराब है, और ज्यादा मिट्टी का क्षारीय होना भी खराब है। समझ में आ गई बात? जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अब इस कितनी बड़ी चीज है, भारत में 10 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग से या तो अम्लीय हो गई, या तो क्या हो गई? क्षारीय हो गई। और मिट्टी का अम्लीय और क्षारीय होना दोनों मिट्टी के बंजर होने की शुरुआत है। एक तो तरफ मिट्टी दिन प्रतिदिन कम ही हो जा रही है, धरती कम हो रही है, धरती नहीं कम हो रही है, कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम गांव घर शहर सड़कें बनाते जा रहे हैं। तो एक तरफ आप कृषि योग्य भूमि को कम कर रहे हो, अब भूमि नहीं बढ़ रही है, आदमी बढ़ रहा है, ठीक। समझ गए? तो एक तरफ कृषि योग्य भूमि बढ़ रही, कम हो रही है, घट रही है। रोज कोई ना कोई घर बनाता है, शहर बनते हैं, स्कूल बनता है, सड़कें बनती है, विस्तार होता है, ठीक।
लेकिन जमीन तो नहीं बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि भी बढ़ रही है, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर डाल करके हम बंजर करते जा रहे हैं। तो जब एसिडिक हो जाता है तो इसको क्या करना है, नॉर्मल करना है, तो इसमें चूना मिला देते हैं। इसमें क्या मिला देते हैं, चूना मिला देते हैं। सरकार 10-10 किलो का पैकेट दे रही है फ्री में, चूना मिला देते हैं। तो जब मिट्टी यदि अम्लीय हो गई तो चूना मिला दो, क्षारीय हो गई तो इसमें कंपोस्ट मिला दो, गोबर की खाद मिला दो या जैविक खाद मिला दो, कोई भी बायो कंपोस्ट मिला दो। यानी यह भी क्या है, बायो कंपोस्ट क्या कर रहा है, क्षार को न्यूट्रल कर रहा है, चूना क्या कर रहा है, एसिड को न्यूट्रल कर रहा है, और इस तरह से कर क्या कर रहा है, या मृदा का उपचार ही तो कर रहा है, सॉइल ट्रीटमेंट ही तो कर रहा है। हमारी मिट्टी बेचारी बीमार हो गई है। कैसे बीमार हो गई, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर अधिक कर गए। तो अगर मिट्टी को ठीक नहीं करेंगे तो हम भी ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि अंतिम सत्य यही है कि माटी के लोग हैं, माटी में ही मिल जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मरने का इंतजार करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमारा जो जीवन चलता है इस मिट्टी से जो उपज होती है इसी के सहारे जीवन चलता है। तो अगर मिट्टी का लय और ताल टूटेगा तो हमारे जीवन के भी सुर ताल टूट जाएंगे। इसलिए जीवन के सुर और ताल को बनाए रखना है तो मिट्टी के लय ताल को बनाए रखना होगा। मतलब क्या है, इसमें बैक्टीरिया रहें, लाभदायक बैक्टीरिया, सड़ने गलने की प्रक्रियाएं चलाते रहें, मिट्टी हमारी स्वस्थ रहे, मिट्टी हमारी उर्वर रहे, हम भी खुशहाल रहेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? ठीक, तो यही बात मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया सॉइल ट्रीटमेंट। तो हमने क्या कहा, देखो जब मृदा अम्लीय है तो इसमें क्या मिलाते हैं, बुझा हुआ चूना। यदि मृदा क्षारीय है तो इसमें क्या मिलाते हैं, ठीक, जैविक खाद। क्या मिला दिए, जैविक खाद। ठीक, तो क्या लिखे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग से मृदा अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। अम्लीय मृदा तो मिला दिए बुझा हुआ चूना, क्षारीय मृदा तो मिला दिए जैविक खाद। ये सब हैं कुछ एग्जाम्पल। एक आध एग्जाम्पल की और बात करते हैं। ठीक, फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट से क्या होता है कि आप देखते होंगे कि छोटे छोटे फैक्ट्रियों में सामान बनते हैं और अपना कचरा सीधे ले आकर के क्या कर देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो यह हमारी नदी है, ठीक, यहां कोई फैक्ट्री लगी है, तो इस फैक्ट्री वाले कमीने ने क्या किया, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाएगा, डायरेक्ट कचरा डाल देगा नाली से, हमारी नदी में गिर। अब जो कचरा फैक्ट्रियों का होता है, चूंकि उद्योगों में अम्ल का अधिक इस्तेमाल होता है, तो इसमें क्या है, एसिड है, तो ये कचरा क्या है, अम्लीय हो जाएगा। तो पानी को भी क्या कर देगा, मिट्टी के, नदी के पानी को भी क्या कर देगा, अम्लीय कर देगा। इससे जीव जंतु क्या करेंगे, मरने लगेंगे। तो क्या किया जाता है, फैक्ट्री का वेस्ट नदी में डालने से पहले ये जो नालियों से आता है इसी में हम बेस मिलाते रहते हैं। इसी में हम क्या करते हैं, बेस मिलाते रहते हैं, ताकि जो कचरा पहुंचे तो क्या हो, वह उदासीन हो चुका हो। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस उदासीनीकरण की प्रक्रिया का उपयोग कारखानों से निकलने वाले कचरे को समाप्त कर देते हैं। ठीक, इसी बात को ले, कारखाने के कचरे में एसिड होता है, यह अम्ल जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है, अतः कचरे में क्षार मिलाकर उदासीन कर देते हैं। यह रही अम्ल और क्षार की कहानी। यह रही क्या, अम्ल और क्षार की कहानी। अब इसको रहने देना, मुझे पानी की जरूरत होती, इसकी नहीं। तो अम्ल और क्षार की कहानी हो गया, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 6, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, चैप्टर नंबर 6, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो चैप्टर नंबर 5 जो हमने अभी कंप्लीट कराया, एसिड बेस और उदासीनीकरण, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, क्लियर हो गया। अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा, किसमें कौन अम्ल पाया जाता है, उदासीनीकरण की क्रिया है, दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। ठीक, अच्छा अभय कुमार प्रेजेंट है, शाबाश अभय, ठीक, शानदार। अच्छा सौरभ अली क्या बोल रहे हैं, सर संडे को भी क्लास लेना है, एक दिन हमको भी आराम करने दे।
जब मैं आराम करता हूं तो सोचता हूं कि कैसे आसान आसान चीजें बना के आपको समझाऊं। तो मेरा आराम करना आपके लिए जरूरी है। और आप लोग केवल 1-1.5 घंटे रेगुलर मेरी क्लास में आओ ना, कब कलेक्टर बन जाओगे पता नहीं चलेगा। बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना भाई लोग? क्लियर हो गया? हाँ, शानदार। याद हो गया? याद हो जाना चाहिए। अच्छा, गिरीश गुप्ता लिख रहा है, ठीक है पीडीएफ मिल जाए, एक ही बार दे देंगे सब, चाहे बारी बारी चाहते हो बारी बारी दे देंगे, ठीक? क्लियर, ठीक। वाह अंकित, चलो भाई लोग, तो आ जाओ। तो चलो पढ़ते हैं। तो एसिड भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, क्लास चैप्टर नंबर 6। देखो, किसी भी पदार्थ का एक ऐसे बनाता, किसी भी पदार्थ का जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी गुण है, उसे भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुण कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ का आकार क्या है, या पेन है, इसका आकार है या इसका भौतिक गुण है, ठीक? इसका रंग क्या है या इसका भौतिक गुण है, इसकी अवस्था क्या है, या ठोस है कि द्रव है कि गैस है, यह क्या है, इसका भौतिक गुण है। लेकिन अंदर स्याही कैसे काम कर रही है, अंदर क्या घटनाएं चल रही है, जो प्रोसेस चल रहा है, वो क्या होता है, रासायनिक गुण होता है, ठीक, मोटे तौर पर। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ का जो जीवन है, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो और कुछ नहीं, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। कोई पदार्थ है, बड़ा सा पदार्थ है, तोड़ तोड़ करके, छोटा छोटा करके, बारीक नमक हम निकालते हैं, समुद्र से नमक निकालते हैं, उसे पीस करके पैकेट में आपके खाने तक ले आते हो, नमक में भौतिक परिवर्तन है। लेकिन नमक जब पानी में मिल जाएगा, हमारे शरीर में रिएक्शन करना शुरू कर देगा, वो रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारे चारों तरफ की दुनिया में 2 प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। साइंस की भाषा में दर्शन की भाषा में कहते हैं कि संसार अनश्वर है, बदलना इसकी नियति है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी तटस्थ नहीं है। तो वैसे ही कहते हैं कि हम साइंस की भाषा में कहते हैं कि हमारे चारों तरफ का जो जगत परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तनों की श्रृंखला पर ही हम खड़े हैं। और यह परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो देखते हैं भाई, भौतिक परिवर्तन क्या है। तो पदार्थ का आकार, रंग, अवस्था, अवस्था मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है, रंग मतलब कलर क्या है, आकार मतलब ये सब भौतिक गुण हैं। तो अगर ये सब बदलेंगे तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या निकली, तो कुछ भौतिक परिवर्तन की कुछ शर्तें हैं। है क्या कि कोई भी पदार्थ में जब ऐसा परिवर्तन हो जिससे उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, मतलब या तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, बड़ा था छोटा हो जाए, या तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। दूसरा, जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। याद रखना, पूछा गया है एक बार सवाल, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बदलता है, मूल पदार्थ ही रहता है, उसका ऊपर से रूप, रंग, अवस्था बदल जाती है। तो पहली बात, ठीक। साथ साथ पुनः मूल पदार्थ बनाया जा सकता है, यानी जिस पदार्थ से आपने भौतिक परिवर्तन करके नए पदार्थ बनाए हो, नए पदार्थों को पुनः रिसाइकिल करके मूल पदार्थ बनाया जा सकता है। जैसे जल है, वाटर, गर्म करोगे तो क्या होगा, जलवाष्प में बदलेगा, ठीक, समझ में आ गई बात। याद रखना, जलवाष्प कोई नया पदार्थ नहीं है, जल की ही अवस्था में बदलाव हो रहा है, जल की ही क्या हो रहा है, अवस्था में बदलाव हो रहा है। और जल की ही एक अवस्था क्या है, वेपर है, जलवाष्प है, यानी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। अब मान लो एक हम बात बताएं आपसे, यहीं से प्रूफ करते हैं। तो जल से हमने क्या गर्म किया तो वेपर बना, तो वेपर क्या है, जल की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो गया। कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, मिट्टी का तेल थोड़ा बन गया, पानी ही रहा। और साथ साथ मूल पदार्थ वापस लाया जा सकता है, यानी वेपर को ठंडा करोगे तो पुनः जल बनाया जा सकता है। यह भौतिक परिवर्तन का सबसे शानदार उदाहरण है। जैसे पानी ही है, इसे ठंडा करो, बर्फ बन जाए, तो बर्फ बना तो क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन आया। कोई नया पदार्थ नहीं है, वो पानी ही है, इसे गर्म कर दोगे तो वाटर बन जाएगा, मूल पदार्थ बन जाता है।
तो ये रही पहचान भौतिक पदार्थों की, कि नया पदार्थ नहीं बनता है, मूल पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक, समझ में आई। और अवस्था बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये रहे भौतिक परिवर्तन, और पानी के उदाहरण से आपने इसे समझा। अगली बात क्या है? अगला है रासायनिक परिवर्तन। अगर हम जिक्र करें इस केमिकल चेंज का, इस रासायनिक परिवर्तन का, तो वह परिवर्तन जिससे नए पदार्थ बनते हैं। कैसा परिवर्तन? जिससे नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक में नया पदार्थ नहीं बन रहा था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हमेशा क्या होता है? नए पदार्थ बनेंगे। और नए पदार्थ तब बनते हैं जब पदार्थों की आंतरिक संरचना में परिवर्तन आता है। नए पदार्थ बनने की शर्त होती है कि पदार्थों की आंतरिक संरचना में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, इंटरनल चेंज हो जाएगा। और याद रखना, यदि बाह्य परिवर्तन हो तो पुनः मूल पदार्थ बनाया जा सकता है, लेकिन यदि इंटरनल चेंज हो जाए, आंतरिक परिवर्तन हो जाए, तो पुनः मूल पदार्थों में परिवर्तन नहीं होता है। यानी मान लो किसी भी पदार्थ से कोई केमिकल रिएक्शन करके दूसरा पदार्थ बना लिए, तो उस दूसरे पदार्थ से अब पुराना पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे, ठीक, भोजन का पचना, हमने फूड खाया, रोटी खाई, हमने ये गोल गोल रोटी खाई, और रोटी का पाचन हुआ, और रोटी के पाचन से बना क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक, या कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से आप रोटी नहीं बना सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ग्लूकोज से आप रोटी नहीं बना सकते हो। रोटी अलग चीज थी, ग्लूकोज अलग चीज हो गया। और रोटी से ग्लूकोज कब बना? जब उस आंतरिक संरचना में डाइजेशन की प्रक्रिया में परिवर्तन ला दिया गया। समझ में आ गई बात? तो भोजन का पाचन क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फल का पकना, कच्चा आम है, ले लो खा लो, खट्टा लगेगा। लेकिन जून जुलाई में यही कच्चा आम जो अभी छोटी छोटी अमियां है, पक कर के बड़ा हो जाएगा, मीठा लगेगा। स्वाद में परिवर्तन आ गया, आकार रूप रंग में परिवर्तन आ गया। अब कहोगे कि पका आम पुनः कच्चे आम में हम तब्दील कर दे, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फल का पकना क्या है? केमिकल रिएक्शन है। आग का जलना केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक परिवर्तन है। या लकड़ी लो, आग लगा दो, तो पूरा का पूरा लकड़ी का चेंज हो जा रही है, हीट में चेंज हो गई। अब लकड़ी के जलने से उष्मा को पकड़ो, कहो लकड़ी बन, लकड़ी बन, लकड़ी, तो लकड़ी बनेगा? नहीं बनेगा। यानी पूरा मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं कर सकते। वैसे भोजन जब सड़ जाता है तो केमिकल रिएक्शन है। पटाखे का विस्फोट क्या होता है? केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम में यही सब पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन केमिकल परिवर्तन है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इतने का एग्जाम्पल दिया है। तो एनसीईआरटी जिसका एग्जाम्पल देता है उसी से संबंधित सवाल बनते हैं। समझ में आ गई बात? तो आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से क्या हो गया? ठीक, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाओ। अब इस हमेशा जो नए पदार्थ बनाए जाते हैं वह किससे बनाए जाते हैं? केमिकल रिएक्शन से। जैसे प्लास्टिक है, किससे बना है? केमिकल रिएक्शन से। साबुन है, किससे बना है? केमिकल रिएक्शन से। समझ में आ गई बात? तो नए पदार्थ भी किससे बनते हैं? केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। अब अगली बात, अब एक चैप्टर और पढ़ेंगे, बहुत छोटा छोटा है। हमारे सामान्य जीवन में कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं जिनको हमें पढ़ना है, जानना है। जैसे लोहे में जंग लग जाती है। लोहे में क्या हो जाती है? जंग लग जाती है। लोहे में जंग लग जाती है। यह लोहा है, ठीक, यह क्या है? लोहा है। यह लोहा है। कहोगे जंग क्यों लग जाती है? होता क्या है कि मान लो ये लोहे की छड़ है, इसे बाहर छोड़ दो, इसे बारिश होगी तो इसे क्या मिलेगा? पानी मिल जाएगा, नमी मिल जाएगी। साथ साथ वातावरण से इसे क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा। आयरन है, तो या पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आयरन इस ऑक्सीजन से तेजी से क्रिया कर लेगा
और बना लेता है और क्रिया करके बना लेगा आयरन ऑक्साइड। क्या बना लेगा? आयरन ऑक्साइड। यानी लोहे की ऊपर एक परत बन जाएगी आयरन ऑक्साइड की, जिसे हम कहते हैं लोहे में जंग लगना, और लोहा धीरे धीरे खराब होना शुरू कर देगा। तो जब भी ऑक्सीजन मिला, नमी मिली, रिएक्शन कर लेगा, और इसी को कहते हैं, ठीक, लोहे में जंग लगना। यानी लोहा ऑक्सीजन और जल वातावरण से लेता है, ठीक, और क्या बना देता है? FeO2, आयरन ऑक्साइड, ठीक। और इस आयरन ऑक्साइड की परत लोहे पर जम जाती है, जिसे हम कहते हैं लोहे में जंग लगना। तो अगर हमारे दैनिक जीवन की बड़ी क्रिया है, लोहा में जंग लग जाता है, तो इस लोहे में जंग लगने से अगर लोहे को बचाना है तो क्या करें? कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दे। समझना इस बात को। मान लो कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दे कि यह हमारा लोहा इस ऑक्सीजन और पानी के टच में ही नहीं आए, तो क्या करेंगे? इसकी पेंटिंग कर दें। इस पर क्या कर दें? या भीतर आयरन है, इस पर क्या कर दें? पेंट कर दें। तो हम पेंट पॉलिश क्यों करते हैं? ताकि लोहे में जंग न लगे। अब समझना, मान लो ये लोहे की घरों में पानी सप्लाई करने वाली पाइप होती है, ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये पानी सप्लाई वाली पाइप होती है। अब इस पानी सप्लाई वाली पाइप में अगर ये पानी सप्लाई वाली इस पानी सप्लाई वाली पाइप है हमारे, समझना, इसमें तो पानी आ रहा है ना भाई, और पानी आ रहा है तो हमेशा पानी में याद रखना ऑक्सीजन थोड़ी बहुत घुली होती है। तो घर में मान लो खुदाई करके लोहे की बड़ी बड़ी पाइप सप्लाई पानी वाली लगा गए, तो पानी, लोहे की पानी सप्लाई वाली पाइप क्या हो जाएगी? जंग लग जाएगी, जल्दी खराब हो जाएगी। तो करते क्या है? तो करते ये हैं कि जो पाइप सप्लाई वाली पानी है, इसी पर जिंक का लेप लगा देते हैं। भीतर क्या कर देंगे? जिंक की पेंटिंग कर देंगे। जिंक की एक विशेषता होती है, ठीक, इसकी परत चढ़ा देते हैं। इस जिंक की विशेषता यह होती है कि न पानी से खुद रिएक्शन करता है, न ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। यानी इसके भीतर पानी बह रहा है तो जिंक रिएक्शन नहीं करेगा, और जिंक की परत है तो ये जो लोहा है यह ऑक्सीजन और H2O के संपर्क में नहीं आएगा, तो लोहे में जंग नहीं लगेगी। अर्थात जो हम करते हैं कि चाहे हम लोहे पर पेंट लगाने की घटना हो, चाहे हम लोहे पर पेंट लगाते हो, या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, या पीने की पानी की आपूर्ति करने वाली पाइप के आंतरिक हिस्सों पर हम क्या करते हैं? जिंक की परत लगा देते हैं। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं कि लोहे को जंग लगने से बचाया जाए। और लोहे का जंग लगना और कुछ नहीं, केमिकल परिवर्तन होता है, केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक। ऋतु रानी लिख रही है सर पीडीएफ नहीं मिला। अच्छा, एक दिन 7वीं का 6ठी का मिला था, अब फिर एक ही दिन ज्यादा पीजीएन में डाउनलोड करवा लेता हूं ताकि एक ही दिन निकाल लीजिए आप लोग, ठीक ना? मिलेगा सब कुछ, कम हो जाता है, ठीक। चल भाई आ जाओ, अगली बात, बस इतना ही है। तो 7वां चैप्टर हो गया। अब 10 मिनट का एक और चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है, आ जाओ दोस्तों, ठीक, चैप्टर नंबर 7, मौसम जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। बड़ा मजेदार है, ठीक। चैप्टर का नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। मतलब है कि मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, और जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलन क्या होता है। याद करो, कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी में हमने एक शब्द बताया था, अनुकूलन, एडॉप्टेशन। जो लोग भूल गए हैं, ठीक, सचिन दीक्षित जी नमस्कार, ठीक। अब देखो, बताया था ना, याद है ना, एडॉप्टेशन, अनुकूलन। क्या बताया था कि जो जीव जिस पर्यावरण में रहता है, उस पर्यावरण में रहने के लिए उसके शरीर की संरचनाओं में कुछ विशिष्ट संरचनाएं विकसित हो जाती है, और इन्हीं विशिष्ट संरचनाओं के माध्यम से वह अपने परिवेश में सरवाइव करता है। इसी को अनुकूलन कहते हैं। याद करो, हमने पौधों में बताया था, कहा था मरुस्थल में जो पौधा है उसकी पत्तियां किस में तब्दील हो जाएंगी? कांटे में तब्दील हो जाएंगी। क्यों तब्दील हो जाएंगी? क्योंकि पानी कम है, पत्तियां चौड़ी रहेंगी तो ज्यादा बाष्पोत्सर्जन करेंगी। तो एक बेचारा मरुस्थली पौधे को पानी वैसे कम मिला है, ज्यादा बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो पानी उड़ जाएगा, पौधा सूख जाएगा। तो प्रकृति ने पत्तियों को कांटों में तब्दील कर दिया। वो वास्तव में कांटे नहीं है, वो पत्तियां हैं, लेकिन पानी के नुकसान को
रोकने के लिए वो क्या हो गई है, कांटे में तब्दील हो गई है। बताया था कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें गहरी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, क्योंकि पानी की तलाश करनी है। हमने बताया था कि मरुस्थल के जो जीव होते हैं श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है, पसीना नहीं आता है, वे अपने जो यूरिनेशन करते हैं, मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, वो ठोस करते हैं, उसके कारण शरीर में पानी की क्षति रुकती रहती है। तो ये सब क्या है, मरुस्थल का अनुकूलन है। वैसे ही आज हम थोड़ी इस अनुकूलन की कहानी को दो और क्षेत्रों में पढ़ाएंगे, ठीक, कि इक्वेटर के आसपास के जो वर्षा वन है, अमेजन के वन है, जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है, चाहे जो ध्रुव है, पोल हैं, वहां पर कैसा परिवर्तन होता है। ठीक, तो थोड़ी सी बात आ जाओ दोस्तों, संगीता, पूजा, श्वेता, प्रिंस, ठीक, बीमा, गौतम, भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अभी 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 हमने आज सात्विक एनसीईआरटी का 2 चैप्टर खत्म किया, तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं, 10 मिनट में भी खत्म। वो दोनों चैप्टर याद हो गए? याद होना चाहिए, आपको सब समझ में आए, याद ना हो। और याद रखना, याद वही होगा जो समझ में आता है, क्योंकि एग्जाम में आपको ट्रिक लगाना है, सॉल्व करना है, कॉपी लेकर नहीं जाना है, पीडीएफ लेकर नहीं जाना है। पीडीएफ चिल्लाते रहते हो, यहां डालो। मेरी कोशिश रहती है 1 घंटे में आप लोग पढ़ाऊं, सारी चीजें यहां डाल दो। यहां घुस रहा है, माथे के ऊपर घुस रहा है, बताओ सारे लोग, ठीक, घुस रहा है ना? भूलोगे तो नहीं? ठीक, चल बढ़िया। तो आ जाओ, हल्का सा चैप्टर देखो, अभी खेल खेल में समझ लेते हैं। तो है क्या कि मौसम जलवायु के अनुसार अनुकूलन। तो अनुकूलन हम पहले पढ़ा चुके हैं कि हर क्षेत्र में रहने वाले जीवों के शरीर में कुछ विशिष्ट संरचनाएं विकसित हो जाती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। अब यहां एक शब्द है कि मौसम और जलवायु। तो बात तो ये भूगोल की आप लोगों ने समझोगे, एक एक लाइन में एनसीईआरटी परिभाषा है, ठीक। किसे मौसम कहते हैं, क्या जलवायु है? दोनों एक ही है। मौसम छोटा भाई है, जलवायु बड़ा भाई है। कैसे? कोई भी स्थान है, उसके एक दिन की दशा कैसी है, एक दिन, वन डे। जब किसी भी स्थान की एक दिन की भौगोलिक या वातावरणीय दशाओं का हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, तो वह उसका मौसम कहलाता है। जैसे मान लो आज बहुत बारिश होने लगे तो हम क्या कहेंगे कि आज रेनी मौसम है। बहुत गर्मी होने लगे तो हम कहेंगे नहीं, आज गर्मी का मौसम है। बहुत ठंड पड़ने लगे तो हम कहेंगे आज ठंड का मौसम है। अर्थात किसी स्थान की प्रतिदिन की जो वातावरण दशाएं होती हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा इत्यादि, वो क्या कहलाती हैं, मौसम कहलाती हैं, एक दिन की दशाएं। लेकिन मान लो कोई स्थान एक ही जैसे मौसम में 20-25 साल, 50 साल रहता है। जैसे पता चले कि किसी स्थान में मार्च से लेकर के और सितंबर तक पिछले 50 साल, 100 साल का आंकड़ा है कि वहां मार्च से लेकर के सितंबर तक गर्मी ही पड़ती है, इस दौरान बहुत वर्षा होती है, तो क्या कहेंगे, उसकी जलवायु क्या है, मानसूनी है। यानी एक दिन की वातावरणीय दशाओं का योग मौसम है, तो बहुत लंबे समय की 25 साल, 50 साल, 100 साल, इसकी वातावरणीय दशाओं का योग क्या है, जलवायु है। यानी हम कह सकते हैं मौसम छोटका भाई है तो जलवायु बड़ा भाई है। मौसम का योग ही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाती है। एक दिन का मौसम है तो 50 साल का मौसम कैसा होगा, निकाल लेंगे। तो जलवायु की परिभाषा है कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, मिनिमम 25 वर्ष का योग ही क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है, जलवायु कहलाता है। तो मौसम और जलवायु में अंतर समझ गए। तो आगे हम देखते हैं एडाप्टेशन होता क्या है, ठीक। तो जलवायु और अनुकूलन चैप्टर हमें पढ़ना है, जलवायु और अनुकूलन। मैं 5 मिनट में याद करा दे रहा हूं, क्योंकि छठी में मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। जो लोग नए हैं पिछले क्लास भी देखे लगने, ठीक, समझ में आ गई बात? हाँ, आंध्र में बहुत गर्मी होती है इस सीजन में। पिछले साल इस समय में आंध्र में के ही आसपास था, विशाखापत्तनम, मुझे याद आया, ठीक। तो क्लियर हो गया। तो देखो, हे नाग नागिन, तुम लोग किससे डर, किससे लड़ाई करता रहता है, ठीक। चल भाई लोग, तो आ जाओ। तो देखो, हमने कहा कि अनुकूलन और कुछ नहीं, जैसी जलवायु वैसा जीवों के शरीर में कुछ विशिष्ट गुण लक्षण आ जाते हैं, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। खूब समझाया था। तो आज का अनुकूलन क्या कहता है? तो होता क्या है कि जलवायु का जीवों पर प्रभाव पड़ता है।
अब जब प्रभाव पड़ेगा तो या तो जंतु जो है अपने हिसाब से, उस जलवायु के हिसाब से अपने शरीर को ढाल ले, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन जंतु मरा नहीं है, हमारे सामने जीवित है। इसका मतलब है कि उसने अपने आप को जलवायु के हिसाब से ढाला है। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जंतु ने ढाला है। सच ये नहीं है, प्रकृति ने ढाला है, प्रकृति ने ढाला है। तो हम कह सकते हैं कि जंतु, लेकिन हमें दिखता तो जंतु है, प्रकृति देवी प्रकृति देवता दिखते नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो जंतु होता है उन परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में, जलवायु ने जो परिस्थितियां दी है जीने के लिए अनुकूलित होते हैं। जो जिस जलवायु में रहता है उसी के हिसाब से जीवन जीता है। ठीक, ये एक सच है और इसी को अनुकूलन कहते हैं। जैसे ठीक, सर्दी और गर्मी जलवायु में रहने वाले जीव हैं, तो सर्दी और गर्मी से उनके बचाव के लिए उनके शरीर में क्या हो जाता है? अनुकूलन हो जाता है। यह रही अनुकूलन की एक अवधारणा, यानी जलवायु का जीवों पर प्रभाव पड़ता है। जैसी जलवायु की परिस्थितियां जीव अपने शरीर को वैसे ढाल लेता है, मतलब प्रकृति उस जीव में वैसे विकास कर देती है। इसी को हम कहते हैं अनुकूलन। अब एक दो जलवायु का उदाहरण देते हैं। तो जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु बहुत ठंडी होती है, 6 महीने दिन 6 महीने रात, हमेशा माइनस टेम्परेचर ही रहता है। जाड़े ओड़े में तो -37 -40 पहुंच जाता है, लेकिन जीवन वहां भी है। तो वहां के जीवों में रहने के लिए क्या विशेषता है? हम आपको ध्रुव पर छोड़ा जाए 1 सेकंड में मर जाएंगे। ऐसे सिंपल छोड़ दिया जाए 65 पानी में 1 सेकंड में मर जाएंगे, बहुत माइनस टेम्परेचर है। लेकिन वहां पोलर बियर रहता है, पेंगुइन रहती है, तो उनके शरीर में क्या है? उस हिसाब से अनुकूलन है। जैसे हम एग्जाम्पल देकर के आपको बता रहे हैं। पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, तापमान बहुत कम, ठंड में -37 या माइनस है। ठंड में कितना है? -37। सदैव बर्फ से यह क्षेत्र ढका रहता है, तो इस क्षेत्र में रहने वाले जंतु अनुकूलित हो जाते हैं, जैसे ध्रुवीय भालू, पेंगुइन। ठीक, अब देखो ध्रुवीय भालू और पेंगुइन तो कैसे अनुकूलित होते हैं, उदाहरण बताते हैं। ठीक, जैसे हमने ध्रुवीय भालू का एक चित्र बनाया है। ठीक, आप लोगों की कॉपी पर अभी दिखेगा, हम इसको समझा रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी के चित्र को सीधे बना दिया है, यह एनसीईआरटी ने बनाया है, यह चित्र एनसीईआरटी ने बनाया है, तो हमने भी सीधे बनवा दिया है ताकि आप लोगों को बात समझने में आसानी रहे। इसी को हम समझा दें। तो देखो, छोटा भीम बहुत दिन बाद लिखा, क्या बोला छोटा भीम? हेलो सर, चल बोल छोटा भीम। ठीक, अब देखो हमने भालू का उदाहरण दिया कि ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए भालू कैसे अनुकूलित होता है। देखो एनसीईआरटी ने भालू का चित्र बना के दिखाया, देखो। ठीक, भालू के बाल कैसे होते हैं? यह बाल कैसे हैं? सफेद, एकदम वाइट, बहुत प्यारा सा है। क्यों सफेद है? क्योंकि बर्फ का भी रंग कैसा है? ठीक, जो आइस है, बर्फ है ध्रुवों पर, उसका रंग कैसा है? सफेद। और भालू क्या है? शिकार करने वाला भी जानवर है, शिकार होने वाला भी जानवर है। और याद करो, हमने बताया था शिकार करने वाले और शिकार होने वाले जानवरों में विशेषता होती है, अटैकिंग की भी और रक्षात्मक की। तो मान लो अगर भालू है, बर्फ का रंग भी सफेद, भालू का रंग भी सफेद, तो भालू जब किसी बर्फ की कोई चट्टान ऐसे दुबक जाता होगा और चुप चुप सामने काली वाली पेंगुइन दौड़ रही है, उसको देखता होगा, तो जब पेंगुइन देखती होगी भालू को तो उसे लगता होगा नहीं, बर्फ का ऐसे टीला पैदा हुआ है। ध्रुवीय भालू को ऐसे बिठा दिया जाए और बगल में बर्फ है और वो हिले डुले ना, तो लोग कहेंगे, मूड़ी भी नीचे गाड़ लेता है तो लोग कहेंगे कि ये बर्फ है। अर्थात इसका रंग इसलिए हो गया है ताकि इसे शिकार करने में आसानी हो। जिसका शिकार करना है वह भगे न छिप जा, साथ साथ शिकार न भी जल्दी हो पाए तभी तो जिएगा। कोई इसको खाने वाला है, दूसरा भालू अच्छा छिपा हुआ है, कोई बर्फ होगा, तो इसके रंग बर्फ के जैसा रंग है जो इसे सुरक्षा देता है। ठीक, समझ में आ गई बात? यही यहां लिखा है कि इस रंग के कारण जो इसके शिकार करने वाले परभक्षी जीव है इसको आसानी से देख नहीं पाते हैं। दूसरी चीज क्या लिखा है, समझ में आ गई बात? अब बहुत ठंडी है, -37 डिग्री टेम्परेचर है, तो इससे क्या होगा? यह जो बहुत लंबे लंबे बालों की फर जैसी मोटी परत होती है, इसके बाल इतने फर जैसे रेशमी डबल लेयर की त्वचा होती है और लंबे लंबे बाल हैं, तो मोटी परत होती है बालों की। इससे क्या होता है?
हमने हीट ट्रांस बताया था, उष्मा स्थानांतरण की विधि, और क्या बताया था कि जो बाल होता है, हेयर होता है, वह उष्मा का क्या है, कुचालक है। तो जब लंबे लंबे बहुत घुंघराले घुंघराले इस बेचारे भालू के बाल हैं, तो यह क्या होगा, भालू का शरीर इन बालों में हमेशा ढका रहेगा। तो भालू का शरीर ढका रहेगा तो सर्द के मौसम में ठंडी इसको कम रहेगी, या अपने भीतर के शरीर का जो तापमान है वह बाहर नहीं निकल पाएगा, अपने अंदर के तापमान से इसे गर्मी मिलती रहेगी। यानी दूसरा अनुकूलन क्या हो गया कि शरीर पर इसके ढेर सारे क्या हो गए, बाल हो गए। तो इसका बाल होना इसे पोल में रहने लायक बनाता है। अगली चीज, ठीक, इसकी त्वचा के नीचे फैट की मोटी परत होती है। हमारी आपकी त्वचा भी ऐसे छिलोगे ना तो व्हाइट कलर की एक परत है। हमने एक एग्जांपल भी दिया था, आज भी देता हूं। हम इस समय गर्मी का सीजन है तो भी शरीर का तापमान उतना ही, और गर्मी आएगा तो भी तापमान उतना ही, जनवरी की ठंड थी तो भी तापमान उतना ही। यानी बाहर का तापमान बदलते रहे, अंदर का तापमान नहीं बदलता है। वैसे भालू भले ही -37 डिग्री सेंटीग्रेड में है, लेकिन भालू के शरीर के अंदर का तापमान -37 नहीं है, उसके शरीर का तापमान नॉर्मल ही है। तो भैया ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? किसी भी जीव के शरीर के भीतर का जो तापमान होता है, भीतर जो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन चलता है, उपापचय क्रिया चलती है, उससे हीट जनरेट होती है, और वही हीट शरीर में होती है। बाहर की हीट से कोई लेना देना नहीं है। अब मान लो ये भालू है, और होता क्या है कि जो वसा होती है, फैट होती है, उष्मा का कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। इसीलिए देखो कितना सीक्वेंस एनसीईआरटी लगाया गया। तो होता क्या है कि प्रकृति ने क्या किया है कि एक तरफ लंबे लंबे फर तो बनाए ही बेचारे भालू के, दूसरी तरफ इसके हीट के नीचे ऑपरेशन करके देखोगे तो इसके नीचे जो मोटी परत बना दिया, इसके नीचे क्या किया, फैट की मोटी परत बना दिया। और मान लो ये भालू है, लाल वाला भालू है, ये मोटी परत है, इसके ऊपर बाल हैं खूब। तो होगा क्या, भीतर की यहां भालू के शरीर में हीट जनरेट हो रही है। हीट बाहर नहीं निकलेगी, बाहर का तापमान बहुत कम है, लेकिन निकलेगी नहीं, क्योंकि इस हीट को बाहर निकलने से जो उष्मा है रोकेगी, अंदर रोक ली। और थोड़ा बहुत अगर निकल भी रही है तो जो बाहर का बाल है वो और नहीं निकलने देगा। साथ साथ इससे क्या होगा कि भीतर का तापमान इस भालू में मेंटेन रहेगा, एवं बाहर की जो बड़ी ठंड है वह इन बालों के कारण प्रवेश नहीं कर पाएगी। थोड़ा प्रवेश करेगी तो उसे हीट की लेयर रोक देगी। तो यानी क्या होता है, इसको त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है जो इसे ठंडा बनाए रखती है। ठीक, अब देखो भालू का जो पोलर बियर का नाखून होता है वो ऐसे होता है, हाथ दिख रहा है मेरा, ऐसे होता है। ऐसे क्यों होता है? वो बर्फ पर चल रहा है, और ये जो मूड़ा होता है ना, ये बहुत नुकीला होता है। वो बर्फ पर चल रहा है, और बर्फ पर क्या होती है, फिसलन होती है। तो जब दौड़ेगा तो खाई में नहीं गिर जाएगा। मान लो भालू दिखा, अच्छा शिकार दिखा, तो दौड़ेगा तो पैर फिसलेगा, 1000 फीट खाई में गिर जाएगा। तो प्रकृति ने क्या किया, ऐसे मोड़ दिया है। तो जो वो पैर रखता है यह इतना नुकीला होता है कि बर्फ में अंदर घुस जाता है, और ऐसे घुसते रहता है। इसीलिए जो आप लोग कहते होंगे कि पोलर बियर की खोज कैसे होती है, जो वैज्ञानिक लोग कैसे अनुमान लगाते हैं कि इस इलाके में पोलर बियर रहता है। अरे कुछ नहीं, आज न सैटेलाइट आ गया, इसके पहले कैसे अनुमान लगाते हैं? वैज्ञानिक लोग जाते हैं तो बर्फ में ढूंढते हैं, पोलर बियर जहां भी जाएगा उसके पैरों के निशान रहते हैं। तो जाने के निशान से पता चल जाएगा, क्योंकि पंजे नुकीले होते हैं, बर्फ में दसते जाते हैं, इससे वो फिसलता नहीं है, तेजी से बर्फ पर दौड़ता है। यह अनुकूलन उसके शरीर में यह हो गया है कि पैर के नाखून बड़े पैने होते हैं जो उसके बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। ठीक ना? इसके सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है, तो कम शिकार वाले क्षेत्र में भी अपना शिकार ढूंढ लेता है। क्लियर हो गया? ठीक, छोटा भीम क्लियर हो गया? क्लियर? समझ गए ना? नाग नागिन सबको क्लियर? ठीक, अब आ जाओ अगली बात। वैसे ही जैसे ध्रुवीय क्षेत्र है, वैसे ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होता है? ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन मतलब क्या? या पृथ्वी है या इक्वेटर है, और जो इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है उसे ही कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। यहां गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा क्या है? गर्मी। और दुनिया में सबसे अधिक वन कहां पाए जाते हैं? फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं? यही हैं। ठीक,
तो एक तरफ यहां तीन चीजें हैं, बहुत गर्मी, बहुत वर्षा, बहुत वन, हरी भरी घास, फल बहुत इत्यादि ज्यादा हैं, बहुत पेड़ हैं। अमेजन इसी क्षेत्र में आता है, धरती का फेफड़ा कहते हैं। यह पूरा का पूरा वन दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में फैले हुए हैं। आप देख लोगे कि आज भी दुनिया के जो सबसे घने वन है कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया। आप इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र घर जाके मैप में देखना, ऐसे गुजर जाता है अफ्रीका दक्षिण अमेरिका से। ठीक, अब चूंकि वन है, वर्षा अधिक है, ताप अधिक है, तो यहां के जंतुओं पर, यहां के जो जंतु होंगे बहुत लंबे घने बाल होंगे, नहीं होंगे? समझ में आ गई बात नहीं? क्योंकि ये तो बहुत गर्मी का क्षेत्र है। अब देखो, यानी हम देख रहे हैं क्या कि जलवायु गर्म है, वर्षा अधिक है, और जब जलवायु गर्म है और वर्षा अधिक है, ऐसे देखा जाए कि गर्म वर्षा अधिक, पूरी की बात की जाए, जलवायु गर्म है और वर्षा अधिक है, अतः वनस्पतियां अधिक हैं। और जब वनस्पतियां अधिक है, इसका मतलब खाद्य पदार्थों की प्रचुरता है, और जब खाद्य पदार्थों की प्रचुरता होगी तो शाकाहारी जंतु क्या होंगे? याद करो पिछली क्लास, इसलिए मैं कहता हूं मेरी हर क्लास में आओ। शाकाहारी जंतुओं की संख्या भी क्या होगी? अधिक होगी। कोई क्लास मिस मत करना, एनसीईआरटी बड़े सीक्वेंस से लिखा है और उसी सीक्वेंस से मैं पढ़ाता हूं। तो वर्षा अधिक, जलवायु गर्म, तो पेड़ पौधे अधिक, तो खाद्य पदार्थों की प्रचुरता अधिक, तो शाकाहारी जंतु क्या होंगे? अधिक होंगे। तो जब शाकाहारी जंतु अधिक होंगे तो खाद्य श्रृंखला क्या कहती है कि जब भोजन अधिक होगा तो खाने वाले अधिक होंगे। तो जब शाकाहारी जंतुओं की संख्या अधिक है तो शिकारी जंतु भी क्या होंगे? अधिक। तो शिकारी जंतु भी क्या होंगे? अधिक। दुनिया के जितने दुरूह प्रकार के शिकारी हैं सब इसी इक्वेटर वाले में ही पाए जाते हैं। और जब शिकारी जंतु भी अधिक होंगे तो जंतुओं में, यानी पेड़ भी अधिक, जंतु भी अधिक, तो भोजन को लेकर के प्रतिस्पर्धा होगी, फाइट होगा, आश्रय को लेकर के प्रतिस्पर्धा होगी, और इस प्रतिस्पर्धा में जो ज्यादा अनुकूलन का विकास कर लेगा वही ठहरेगा। कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा में कौन ठहरता है, कौन जीतता है? जो अपने भीतर ज्यादा अनुकूलन का विकास कर लेता है। तो यहां चूंकि वनस्पतियां हैं, शाकाहारी जंतु है, तो मांसाहारी भी हैं, तो भोजन और आश्रय के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। तो यहां के रहने वाले जीवों में एक बड़ी मजेदार विशेषता पाई जाती है, इनमें पेड़ पर चढ़ने और पेड़ पर रहने का गुण होता है। वही बंदर है, वही भालू है, वही टाइगर है, यहां का है। अगर ट्रॉपिकल रीजन का नहीं है, पेड़ पर नहीं ज्यादा चढ़ पाएगा, लेकिन यहां वाला पेड़ पर बहुत चढ़ता है। क्यों? क्योंकि शिकार से बचना है, आश्रय की प्रतिस्पर्धा। धरती पर सोएंगे, आके खाई जाएगा, तो पेड़ पर चढ़ करके सो गए। तो यहां के जंतुओं में जो अनुकूलन होता है वह क्या होता है कि इस प्रतिस्पर्धा के कारण वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलन हो जाता है। यहां का जंतु ज्यादा वृक्ष पर ही रहता है, नीचे कम उतरता है। शेर खाएगा भी तो गुफा में नहीं सोएगा, पेड़ पर जाकर सो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक। तो यानी यहां के जंतुओं में पेड़ पर रहने का अनुकूलन क्यों हो गया? इसी कारण हो गया। तो अब देखो करते क्या है ये लोग। जैसे एक लाल नेत्र वाला मेढक है, ये तो बंदर का चित्र बना है। एक लाल नेत्र वाला मेढक है, एक मेढक है, ठीक, जिसका आंख लाल होता है। आपने पेड़ पर तेजी से चढ़ने वाला मेढक देखा है? नहीं देखा है। तो धरती पर फुदकते रहता है, पानी में तैरते रहता है। लेकिन वर्षा वनों वाला मेढक बहुत तेजी से धरती पर फुदकेगा, टप दे पेड़ पर चढ़ जाएगा। क्यों पेड़ पर चढ़ जाएगा? क्योंकि धरती पर मेढक है तो सांप भी वहां बहुत है, वहां सांप भी बहुत है, तो तुरंत खा जाएगा। तो मेढक को बचना है, तो कुछ मेढक ने बेचारा पेड़ पर भगने की कोशिश की, तो वहां के मेढक के पिछले पैर से चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट होता है। ठीक, ये पैर का जो तलवा होता है वह चिपचिपा होता है, और उसे पेड़ पर चढ़ने में आसानी होती है। तो यानी मेढक में भी पेड़ पर चढ़ने का अनुकूलन हो गया, यह विशेषता हो गई। समझ में आ गई बात? वैसे ही एक बंदी होता है, न्यू वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी होता है। ठीक, यह जो न्यू वर्ल्ड मंकी होता है, ठीक, न्यू वर्ल्ड मंकी आपके एनसीईआरटी का चित्र है। यह इसलिए चित्र है, इसकी पूंछ बड़ी लंबी होती है, बड़ा प्यारा सा होता है। यूपीएससी 2015 या 16 में इससे सवाल बना था। ठीक, देखो ना कितना प्यारा सा दिख रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, मन कर रहा है जिंदा होता तो थोड़ा पाल लेते इसको। नहीं, इस न्यू वर्ल्ड मंकी की विशेषता क्या होती है? ठीक,
अब देखो, इसकी पूंछ लंबी होती है, लंबी पूंछ इसे जब डाल पर बैठता है तो बैलेंस देती है। देखो ना, ये इसकी पूंछ है, देखो ना इतना लंबा पूंछ है, ये बंदर है, इतना लंबा पूंछ है। तो लंबा पूंछ ये फैशन में नहीं रखा है कि चलो पूंछ लंबी कर लेते हैं, ये बंदर है, मनुष्य नहीं है कि फैशन में खुरापात करेगा। इसकी पूंछ को लंबा प्रकृति ने किया है। आप लोग देखते होंगे कि रस्सियों पर चलने वाले लोग होते हैं तो हमेशा अपने हाथ में डंडा पकड़े रहते हैं, ऐसे रस्सी पर चल रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि रस्सियों पर चलने वाला जो मदारी होता है हाथ में लाठी क्यों पकड़े रखता है? दरअसल जो उसके हाथ की जो लाठी होती है वह उसके शरीर को बैलेंस देती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ। लाठी मत दो किसी को, ऐसे चलाओ तो गिर जाएगा। वैसे प्रकृति ने इसकी पूंछ लंबी की है, या जो पेड़ से दूसरे डाल पर उछलता कूदता है तो उसे लंबी पूंछ बैलेंस देती है। साथ साथ इसके जो हाथ है, देखो फल खा रहा है, बहुत प्यार से फल खा रहा है, इसे खा रहा है। तो इसके जो हाथ हैं वह मनुष्य के हाथों जैसे होते हैं, यह डाल को बहुत तेजी से पकड़ता है। तो ऐसी बनावट होती है कि डाल को बहुत तेजी से पकड़ा, इससे क्या होता है, यह उछल उछल करके फुदक करके एक डाल से दूसरे डाल पर भागता रहता है। यह विशेषता होती है न्यू वर्ल्ड मंकी की, यानी हाथ की संरचना ठीक ऐसी होती है कि वृक्षों की टहनियों को आसानी से पकड़ ले। समझ में आ गई बात? यह होती है इसके हाथ की संरचना। अगली बात, लायन टेल्ड लंगूर, ठीक, शेर पूंछ वाला बंदर। यूपीएससी 16-17 में यह सवाल है, शेर पूंछ वाला बंदर। अंसाल पेपर उठा देना, वो सवाल 7वीं की एनसीईआरटी से बनाया गया था। ठीक, शेर पूंछ वाला बंदर का जो सवाल था 17-18 में था, 7वीं की एनसीईआरटी से बनाया गया था। यह महत्व एनसीईआरटी की, और यही ऑप्शन भी था। और ये ऑप्शन ठीक, इसमें से ये 3 ऑप्शन थे, और तीनों ऑप्शन कहां से थे? यूपीएससी के तीनों ऑप्शन थे, चौथा था उपरोक्त सभी, और ये ऑप्शन सीधे एनसीईआरटी में लाइन से लिखा गया है। तो लायन टेल्ड लंगूर, शेर पूंछ वाला बंदर, इसका क्या होता है कि इसकी दाढ़ी होती है, देखो ये दाढ़ी है इसका सफेद वाला, इसके पूरे चेहरे की तरफ चारों तरफ व्हाइट कलर की दाढ़ी दिखती है, पूरा शरीर काला है, दाढ़ी दिखती है, पूंछ इसका शेर की तरह होता है, इसलिए इसे कहा जाता है शेर पूंछ वाला बंदर। ठीक, भारत के देखा जाए तो वेस्टर्न घाट के जो वर्षा वन है, पश्चिमी घाट के जो वर्षा वन है, उसमें शेर पूंछ वाला बंदर रहता है, पेड़ पर ही अधिकतर रहता है। और अगर इस वर्षा वन के देखा जाए तो भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं, यानी शेर पूंछ वाला बंदर भी भारत में कहां पाया जाता होगा? पश्चिमी घाट और असम में। साथ साथ पूरी दुनिया में देखा जाए तो दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में यह पाया जाता है। यह रहा शेर पूंछ वाला बंदर, यह रहा ठीक वर्षा वनों का अनुकूलन। क्लियर हो गई बात? यह रहा इन वर्षा वनों का अनुकूलन। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट किया। एनसीईआरटी का चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 कंप्लीट किया। चैप्टर 8 और 9 कल कंप्लीट करेंगे। ठीक, कल वो तड़ी, झंझा, वर्षा इत्यादि बताना है। समझ में आ गई बात? ठीक, क्लियर हुआ? तीनों चैप्टर याद हो गया? जे बाइडन जल्दी बता, शिवांशु जल्दी बता, नाग हाँ बता, छोटा भीम जल्दी बता भाई लोग। हाँ, मेरे लकुल लिख रहा है कि बंदर सर के बाल, हाँ मेरे ही बाल जैसे हैं देख, लेकिन मेरे बाल काले, इसका सफेद है। समझ गया? चल भाई, ठीक, याद हो गया ना? नहीं याद हुआ फिर से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मेरी क्लास में बात यहीं याद हो जानी चाहिए, कान खोल के सुन लो। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, तो सारे लोग ठीक, कल 12:30 पर, कुछ लोग पूछ रहे हैं टाइम क्या है, तो सारे लोग जान ले 12:30 पर डेली। तो कल 12:30 पर पुनः मिलते हैं एनसीईआरटी की अगली क्लास के साथ। ठीक, समझ में आ गई बात? तो चलो बाय बाय।